तो ये कोपेन महोदय ने क्या किया कि 1918 में, ठीक है, अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कोपेन महोदय ने। कोपेन महोदय का यह जलवायु वर्गीकरण जो है वह कैंडोल के 5 वनस्पति प्रदेशों पर आधारित था। कैंडोल एक विद्वान थे जिन्होंने 5 प्रकार के वनस्पतिक प्रदेश दिए और उन्हीं के इस वनस्पतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने यह लाया 1918 में, लेकिन 1936 में इन्होंने क्या किया, इसका विशद वर्गीकरण किया, इसको विस्तृत किया और संशोधित रूप से, ठीक है, इसको व्यवस्थित तरीके से 1936 में कोपेन महोदय ने प्रस्तुत किया। ठीक है, कैंडोल के 5 वनस्पतिक प्रदेशों के आधार पर है, किसके, कैंडोल के 5 वनस्पति प्रदेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वह कैंडोल के 5 वनस्पतिक प्रदेश हैं। ठीक, यह 5 वनस्पतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें है मेगाथर्मल, जेरोथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेक्स्टोथर्मल। कैंडोल ने यह 5 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे और इन्हीं 5 प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर कोपेन महोदय ने अपना जो है कि जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विस्तार से समझेंगे और इसको अच्छे से समझ लेना है। दिमाग में आप हमेशा वर्ल्ड मैप रखेंगे। हम लोग क्या किए हैं, ताप कटिबंधों को पढ़ चुके हैं, दाब कटिबंधों को पढ़ चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में रेगिस्तान पढ़ चुके हैं। ठीक, रेगिस्तान विश्व के किन हिस्सों में, किन प्रदेशों में पड़ता है ये भी पढ़ चुके हैं। बर्फ़ दुनिया के किस हिस्से में गिरती है ये भी पढ़ चुके हैं। कहाँ सागर है, कहाँ महासागर है, कहाँ पर किस प्रकार की मतलब वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर हमें क्या करना है, बस इसको समझना है और क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो वर्ष भर में, ठीक है, जितना भी वर्षण हो रहा है और वर्ष भर में जितना तापमान, मतलब जितना इंसोलेशन मिलता है, सूर्यातप मिलता है किसको, पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पतियों को, तो उसी के आधार पर किसी भी जगह की जलवायु निर्धारित होती है। किसी भी जगह की जलवायु का निर्धारण कौन करता है, वर्षण और तापमान। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे जो कोपेन का वर्गीकरण है, तो कोपेन का जो वर्गीकरण है उसमें 5 कैपिटल लेटर से 5 वनस्पतिक प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, 5 जलवायु प्रदेश हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक ना, कैपिटल ए किसको प्रदर्शित करता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु को यह क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक पृथ्वी का निर्माण इस तरीके से करते हैं। ठीक ना, डायग्राम से हमेशा समझेंगे तो क्या रहेगा, आसानी हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि जो यह इलाका है 23.5 डिग्री ऊपर से लेकर के और 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यह उष्णकटिबंधीय इलाका है। ठीक ना, और इसके बाद क्या है, शीतोष्ण है, ये क्या था, उष्ण था, और ये क्या है, शीतोष्ण है, और ये शीत है, ये शीत है। ठीक, ये चीज़ जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग दुनिया का मैप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वर्ल्ड मैप बना लेते हैं, छोटा ही बनाएंगे। ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका दक्षिणी, ये क्या बन गया, ये जो है, हाँ, दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक ना, और ये क्या हो गया, भूमध्य सागर का इलाका, और ये एशिया हो गया। ठीक ना, ठीक, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। तो मोटा मोटी यह एक विश्व मैप हो गया। अब जब हम इसको
उष्णकटिबंधों में बांटेंगे तो यह इस प्रकार से बटेगा। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर यह क्षेत्र शीतोष्ण का है और उसके बाद इधर और इधर क्या है, शीत का है। तो इसमें क्या करना है कि ध्यान देना है। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु में हम जानते हैं कि यह जलवायु विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है। भाई विषुवत रेखा के दोनों तरफ क्या है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये बीच में से 0 डिग्री विषुवत रेखा जाती है और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशों तक क्या है, विषुवत रेखीय प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ क्या होगा, गर्मी पड़ेगी और बारिश भी बहुत ज़्यादा होगी। तापमान भी वहाँ का क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो कोपेन ने अपना वर्गीकरण इन 5 आधारों पर दिया है और 5 समूह हैं और इन समूहों के आधार पर 11 जलवायु प्रकार हैं। ठीक ना, तो इसको और ध्यान दीजिए। इनके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको कोपेन ने सम्मिलित किया है, जैसे कि स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब क्या, वर्ष भर वर्षा, वर्षा मतलब पूरे साल हो रही है। ठीक ना। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु, जहाँ पर स्मॉल एम आएगा वहाँ पर क्या आएगी, मानसूनी जलवायु आएगी। स्मॉल डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, शुष्क शीत ऋतु, और स्मॉल एस क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक ना, शुष्क शीत ऋतु विंटर और शुष्क ग्रीष्म ऋतु समर। ठीक ना, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान देना है। जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेश होते हैं इनका टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, प्लस होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, 18 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, इनका तापमान ज़्यादा होगा। ठीक, और कैंडोल ने इसको मेगा थर्मल कहा था। तो मेगा थर्मल का, मेगा का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, थर्मल का मतलब गर्मी वाला प्रदेश। ठीक ना। और शुष्क जेरो थर्मल, जेरो थर्मल का मतलब क्या, शुष्क जलवायु वाले प्रदेश। इनका टेम्परेचर 18 डिग्री से क्या होता है, कम, लेकिन 10 डिग्री से ज़्यादा। ठीक, उसके बाद ये हो गया। जो कैपिटल सी है वो क्या है, मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। मध्य अक्षांशीय हमने कहा था, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। तो भाई ये निम्न अक्षांश वाले हो गए 0, फिर 1, 2 कम। उसके बाद क्या है, मध्य शीतोष्ण वाले किस में आएंगे, मध्य अक्षांशीय जलवायु में आएंगे, और शीत वाले उच्च अक्षांशों में आएंगे। तो भाई क्या है ये, मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। आर्द्र जलवायु का मतलब समशीतोष्ण प्रदेश में, ठीक है, ऐसी जलवायु जिसमें आर्द्रता उपस्थित है, जिसमें क्या हो, आर्द्रता उपस्थित हो। ठीक ना। तो ध्यान देना है आपको यहाँ पे। जो डी है यह मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण शीतवन जलवायु है। शीतवन, शीतोष्ण ये भी मध्य अक्षांश में ही पाया जाता है, लेकिन क्या है, शीतोष्ण शीतवन है। ठीक, आर्द्र का मतलब क्या, तर, जहाँ का मौसम हमेशा जो है कि तर बना रहता हो, जैसे बारिश वगैरह थोड़ी बहुत होती रहती हो। ठीक है। और ई क्या है, ध्रुवीय जलवायु है। कैपिटल ई क्या है, ध्रुवीय जलवायु। हेक्स्टोथर्मल, हेक्स्टोथर्मल उसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं पाया जाएगा। ठीक ना, वहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी नहीं होंगी, शंक्वाकार टाइप के पेड़ वहाँ पाए जा सकते हैं। ठीक ना। तो इन पाँचों के आधार पर 11 अलग जो है कि उपसमूहों में इनको बांटा गया है, प्रकारों में बांटा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, AF, कैपिटल ए और स्मॉल एफ, उष्णकटिबंधीय वर्षा। भाई विषुवत रेखीय प्रदेश में हम बताए ना वो गर्म रहता है, और विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो स्मॉल एफ याद रखिए, बस स्मॉल एफ आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल एफ याद रखेंगे क्या, वर्ष भर वर्षा। एम याद रखेंगे मानसूनी जलवायु। ठीक, ये दो आप बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ठीक, क्वेश्चन भी मतलब 90% प्रश्न इसी से संबंधित आते हैं। तो आप याद रखिए क्या, उष्णकटिबंधीय वर्षा AF,
अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि बताइए वर्ष भर वर्षा वाला प्रदेश कौन है, तो एफ होगा। ठीक, क्लियर हुआ। या अफ्रीका के कांगो देश है, अफ्रीका, ये देखिए ये क्या अफ्रीका है, ये कांगो, जायरे, ठीक है। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील का क्षेत्र, अमेजन नदी का बेसिन, ये पूरे प्रदेश किस में आते हैं, वर्ष भर वर्षा वाले में आते हैं। घनघोर वर्षा होती है, ठीक है, दोपहर से लेकर के शाम को 4 बजे तक। तो इसको 4 o'clock रैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 4 o'clock रैन। 4 o'clock रैन किसको बोलते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश में दोपहर के 4 बजे वाली वर्षा को, ठीक ना, याद रखेंगे आप उसको। उसके बाद देखिए फिर, तो अगर प्रदेश आपसे पूछ दिया तो वे सभी प्रदेश जो इस श्रेणी में आते हैं विषुवत रेखा पर, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा हो रही है, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, ठीक, ब्राज़ील देश है वो। उसके बाद जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में कांगो, जायरे, ठीक है, युगांडा वगैरह देश आ जाएंगे। उसके बाद देखिए डब्ल्यू क्या था? शुष्क शीत ऋतु थी। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आर्द्र शुष्क यानी कि सवाना प्रदेश, भाई जहाँ पर खूब बारिश हो रही है, जहाँ पर खूब बारिश हो रही है वहाँ तो बड़े बड़े वनस्पतियाँ होंगी, लेकिन जहाँ शुष्क हो, बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है, वहाँ पर घासें उगाती हैं। तो सवाना जैसे घास के मैदान वहाँ पे क्या होते हैं? उगाते हैं। तो AW क्या है? सवाना, ठीक ना। AW से आप याद रखेंगे सवाना। AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मानसूनी जलवायु को AM से डिनोट करते हैं, ठीक ना। जैसे क्या? भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण एशिया के पूरे भाग, पूरा देश, क्लियर हुआ। तो किस में आएगा ये? उष्णकटिबंधीय मानसूनी में आता है। उसके बाद BW शुष्क मरुस्थलीय, इसमें क्या आते हैं? रेगिस्तान। BW देखिए शुष्क जलवायु, जितने भी शुष्क जलवायु होंगे, जेरोथर्मल होंगे, जेरोथर्म वाले प्रदेश होंगे, इन्हीं प्रदेशों में रेगिस्तान पाए जाते हैं। जहाँ शुष्कता होगी वहाँ रेगिस्तान होंगे, ठीक ना। तो क्या होंगे? रेगिस्तान पाए जाएंगे। वह रेगिस्तान क्या होंगे? वह रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं और शीत रेगिस्तान भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है? BW शुष्क मरुस्थलीय है, तो BWH सहारा तुल्य जलवायु, क्वेश्चन में कई बार पूछा है, सहारा तुल्य जलवायु, ठीक है, BWH। तो आप तो जान लिए कि BW होगा तो शुष्क मरुस्थल होगा, लेकिन सहारा का मरुस्थल तो गर्म है। तो H याद रखने के लिए H फॉर क्या रखिए? हाई। हाई का मतलब क्या? ऊंचा। ऊंचा का मतलब अधिक। तो 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या हो? प्लस हो। देखिए 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या दिखा रहा है? प्लस दिखा रहा, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सहारा तुल्य जलवायु होगी। दुनिया के सभी रेगिस्तान इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, चाहे वो पैटागोनिया हो, चाहे कालाहारी हो, चाहे नामीबिया का मरुस्थल हो, चाहे अरब का मरुस्थल हो, चाहे थार का मरुस्थल हो, वो सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद BW के 18 डिग्री से तापमान क्या हो जाए? माइनस हो जाए, कम हो जाए, तो शीत रेगिस्तान बन जाएंगे, ठीक ना। शीत रेगिस्तान जैसे देखिए लेह लद्दाख है, ठीक, ध्यान देना है आपको, उसमें क्या, वह रेगिस्तान बहुत ठंडा होगा, ठीक ना। अब आगे आइए, BS अर्ध शुष्क स्टेपी है। यस को कैपिटल S फॉर स्टेपी याद रखिएगा, अर्ध शुष्क स्टेपी। तो स्टेपी प्रदेश में क्या होता है भाई? स्टेपी प्रदेश में क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 प्रकार हैं, BSH उष्णकटिबंधीय स्टेपी और BS के मध्य अक्षांशीय स्टेपी। भाई H क्या था? उष्णकटिबंधीय स्टेपी, जिसमें तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, और BS के मध्य अक्षांश स्टेपी, जिसमें तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या था? कम था।
तो BSK उष्णकटिबंधीय स्टेपी और BSK मध्य अक्षांश स्टेपी, इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक, ये क्या है, CF वर्ष भर वर्षा हो रही है, लेकिन सी फर क्या है, मध्य अक्षांशीय समशीतोष्ण आर्द्र है। भाई बारिश होगी तभी तो आर्द्रता होगी, तो F यहाँ क्या दिखा रहा है, बारिश के कारण आर्द्रता को बता रहा है। ठीक ना, तो यूरोपीय तुल्य है समशीतोष्ण वर्ष भर वर्षा, इस प्रकार की जलवायु को यूरोपीय तुल्य जलवायु बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता रहती है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही। उसके बाद CW शीतकाल शुष्क आर्द्र उपोष्ण, इसमें शीतकाल क्या होता है, शुष्क होता है, ठंडा रहेगा लेकिन आर्द्रता नहीं रहेगी। हम लोग क्या ठंडी आती है तो आर्द्रता रहती है, कोहरा पड़ता है, शीत पड़ता है, ठीक है। और इस चीन तुल्य प्रदेशों में, ठीक है, CW होता है, विंटर शुष्क होता है। इसको भी क्वेश्चन में कई बार पूछा, याद रखिए। C फॉर चाइना, और चाइना से निकला था कोरोना, ठीक है, और कोरोना कहाँ से निकला था, चीन की वुहान सिटी से निकला था, वुहान शहर से, ठीक है। तो CW चाइना, कोरोना, वुहान वाला क्षेत्र याद कर लीजिएगा। तो CW जो जलवायु होगी वो चीन तुल्य जलवायु आपको याद हो जाएगी, ठीक ना। शीतकाल शुष्क आर्द्र उपोष्ण होगा। उसके बाद CS भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक ना। ग्रीष्मकाल इसमें क्या होता है, शुष्क होता है, गर्मी में बारिशें नहीं होती है। तो बारिश कब होती है भाई, ठंडी में बारिश होती है। तो इस प्रकार के प्रदेश क्या होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आते हैं, ठीक ना। चिली भी इसी क्षेत्र में आता है, कैलिफोर्निया भी इसी क्षेत्र में आता है, ठीक ना। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों की ही जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब क्या, कि ऐसी जलवायु पूरी दुनिया में जो भूमध्य सागरीय जलवायु की तरह हो, ठीक ना। चीन तुल्य जलवायु का मतलब क्या, कि ऐसी जलवायु पूरी दुनिया में, ऐसे प्रदेश जहाँ की जलवायु चीन प्रदेश के जैसी हो, ठीक ना। तुल्य का मतलब ये होता है। फिर DF शीत आर्द्र है, DW क्या है, शीतकाल शुष्क, DW को टैगा प्रदेश कहते हैं। उसके बाद ET टुंड्रा प्रदेश और EF सतत हिमाच्छादित। इसके अलावा अपने संशोधन में कैपिटल H जलवायु भी जोड़ा है, किसने, कोपेन ने। कैपिटल H का मतलब क्या, सतत हिमाच्छादित, हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसा प्रदेश भारत में कौन सा है जो ET टाइप का हो, टुंड्रा। अच्छा एक बात और समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र होता है ना, यह टुंड्रा होता है, और इसी के नीचे वाला प्रदेश जो शुष्क होता है और यह भी जो है कि मतलब ठंडा होता है, यह टैगा होता है। तो टैगा किस में आ गया, DW में आ गया। डी वाला देखिए, मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण शीतवन जलवायु, शीतवन ठंडा प्रदेश मध्य अक्षांशीय का, तो किस में आ जाएगा, आपका DW में आ जाएगा, ठीक। और ई क्या है, ध्रुवीय जलवायु। देखिए ध्रुव के पास क्या है, तो ध्रुव से जो सटा हुआ हो वह टुंड्रा, और उसके नीचे का प्रदेश क्या होता है, टैगा। याद रख लीजिए, टुंड्रा और टैगा में अंतर समझ में आया। टुंड्रा क्या, ध्रुव के बिल्कुल पास का ध्रुव ही, और उसके नीचे का जो क्षेत्र है ठंडा है वो क्या है, टैगा में आता है। तो टुंड्रा में कुछ नहीं होता, टैगा में तो कुछ हो जाता है, जैसे लोग रह लेते हैं, कुछ फसल भी हो सकता है कि हो जाए, ठीक है, होता ही है। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें से अब ये चीज़ एक समझ लीजिए, जैसे भारत में हमने बात की कि भारत में ET जलवायु का प्रदेश कौन है, टुंड्रा प्रदेश कौन है, जम्मू कश्मीर, बर्फ से ढका रहता है हमेशा, ठीक ना, हमेशा क्या है, बर्फ से ढका रहता है। तो आपको पूरी दुनिया, ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो फिर कोई भी दुनिया का इलाका आपसे पूछेगा, आप उसको क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक ना, कि पूरे दुनिया में किस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक, इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन इसमें से पूछता है
कहाँ कहाँ से, जैसे होता है ना कि मेनली क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है भाई, तो आपको याद रखना है एफ वर्ष भर वर्षा, ये कई बार पूछा गया है, एम मानसूनी जलवायु, और स्मॉल एस क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, लेकिन कैपिटल एस आ जाएगा तो वह स्टेपी जलवायु हो जाएगी। कौन सी जलवायु हो जाएगी, स्टेपी प्रकार की जलवायु हो जाएगी, ठीक ना। और हेक्स्टोथर्मल भी कई बार आपसे नेट पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जम्मू कश्मीर की जो वनस्पतियां होंगी किस प्रकार के वनस्पतिक प्रदेश में आएंगी, तो ऑप्शन में ये सब नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में मिलेगा हेक्स्टोथर्मल, माइक्रोथर्मल, मेसोथर्मल, मेगाथर्मल, तो हेक्स्टोथर्मल, ठीक, बात समझ में आ रही है। शुष्क जलवायु रेगिस्तानी पौधों में, रेगिस्तानी भागों में पाए जाने वाले पौधों को जेरोफाइट्स कहते हैं, और वह जलवायु होता है जेरोथर्मल, याद रखना है इसको, ठीक ना। जैसे जो कांटे वाले पौधे होते हैं, कैक्टस वगैरह हो गया, ये जेरोफाइट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, एम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, एफ उष्णकटिबंधीय वर्षा, ठीक है, विषुवत रेखा पर वर्ष भर वर्षा, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक। CW पूछा गया है कई बार आपसे, ठीक है, चीन तुल्य जलवायु, CF समशीतोष्ण, और CS भी पूछा गया है भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है। तो 2-4 इसमें हैं, उसको तो आप बिल्कुल ही क्या करेंगे, याद रखेंगे, लेकिन आप जब समझ लेंगे एक बार तो सारी चीज़ें ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। पहले जैसे हमने आपको क्या पढ़ाया, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाया, हमने क्या पढ़ाया आपको, फिजिकल ज्योग्राफी। तो बिगिनर्स के लिए, मतलब आप भूगोल में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए फिजिकल ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हालांकि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप समझिए क्लाइमेटोलॉजी, ठीक ना, और जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी, ये तीनों हम पढ़ते हैं किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इन तीनों का डिटेल जो है कि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हमने काफ़ी कुछ कवर किया है इसमें, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ लेते हैं, और पूरा जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, ऑनलाइन वाले भी, और आप लोगों के लिए भी पूरा फिजिकल ज्योग्राफी क्या है उस पर पढ़ा हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो कभी भी उसको निकाल करके पूरा एक एक चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। मुश्किल से हमको लग रहा है कि 35-40 क्लास होगा, और ओशियनोग्राफी पढ़ाएंगे तो 10 क्लास और, तो मान लीजिए कि 50 क्लास। तो फिजिकल ज्योग्राफी कवर करने के लिए अगर कोई बिगिनर है तो शुरू भी करता है तो 50 दिन में 50 क्लास पढ़ लेगा आराम से, ठीक है। 1 घंटे, तो 1 घंटे तो क्या पढ़ लिया, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया। इसके अलावा जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 3-4 क्लास इसमें भी हुआ है। और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या चल रहा है, विस्तृत अध्ययन चल रहा है, ठीक ना। उसके बाद जियोग्राफिकल थाट भी पढ़ा रहे हैं, भौगोलिक चिंतन, उसमें भी विस्तृत रूप से चल रहे हैं, बिल्कुल डीप में। तो इस तरीके से ये तैयार हुआ, ये तैयार हुआ, ठीक है। आर्थिक भूगोल भी डीप में चल रहे हैं, अलग से इकोनॉमिक ज्योग्राफी चल रहे हैं ना, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं असल में। तो इन सब के अलावा ये सब कुछ अभी क्या कर रहा है, चल रहा है। इसके अलावा आपको हम पढ़ाएंगे और क्या, कार्टोग्राफी, पीजीटी में भी, ठीक ना, पीजीटी में भी और नेट में भी 5 क्वेश्चन आपको कार्टोग्राफी से आते हैं, ठीक है। तो कार्टोग्राफी भी आपको पूरा मिलेगा, ठीक ना। जब हम पढ़ रहे थे, हमने जब बहुत खोजने का प्रयास किया तो हमें ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज या किसी एक चैनल पे ऐसे या किसी एक जगह ऐसा नहीं मिला, ठीक है।
इसलिए हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि जियोग्राफी का पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा और डिटेल में मिलेगा। तो अब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग जो है इसमें की चीज़ें पढ़े हैं। फिर इसमें अलग से आपको क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ाएंगे, जो कि क्या होगा और डीप में होगा, ठीक है, डिटेल में चलेगा। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी का अलग से जो है कि बनेगा, अलग से जियोमॉर्फोलॉजी भी आपको क्या है, इसको डिटेल में पढ़ाना है, ठीक। इसके अलावा इसी की सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, जो लिथोस्फीयर का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। उसके अलावा ओशिनोग्राफी भी पढ़ाएंगे आपको, जो ये भी क्या पढ़ाएंगे, डीप में डिटेल चलेगा। समझ आ रही है? तो सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा अभी पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक ना, अर्बन जियोग्राफी, ये सब कुछ क्या करेंगे, इस पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी रहिए, ठीक है। खोलिए चैनल और वहाँ से हर एक सब्जेक्ट आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। बाकी और किसी भी चैनल पे हम देखते हैं, मतलब ऐसे हमने भी बहुत ढूंढने का प्रयास किया, इस तरीके से मिला नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, ठीक है, मतलब बेसिक से ले करके और डीप तक। जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर है, तो पहले वो क्या करे, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े, एक ओवरव्यू, एक ऊपरी कॉन्सेप्ट उसको मिल जाएगा। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े, ठीक। उसके बाद फिर ये चीज़ों को क्या करें, डिटेल में पढ़ना शुरू करें। और भाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अलग से ही है, ठीक। अगर हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो इन पूरे में ही विश्व का भूगोल आता है, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए किताबें मिलती है ना। भारत का भूगोल हो गया एक, वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी जो हम लोग ये सब पढ़ते हैं वो किस में आता है, विश्व के भूगोल में आता है, ठीक है। तो विश्व के भूगोल में जैसे क्या है, नदियाँ, विश्व में नदियाँ, विश्व में पठार, विश्व में पर्वत, विश्व में रेगिस्तान, विश्व में घास के मैदान, ठीक है, विश्व में कोयला कहाँ से निकलता है, विश्व में पेट्रोलियम कहाँ से उत्पादित होता है, ठीक है, कौन सी झीलें हैं। तो विश्व के भूगोल में यही तो होता है भाई। ये सब कुछ हम लोग झीलें वगैरह, नदियाँ वगैरह तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ लिए। आर्थिक भूगोल में कोयला, पेट्रोलियम, वस्त्र, ट्रांसपोर्ट सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, विश्व भूगोल पर मैप के साथ पढ़ाते हुए उसको एक बार और बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको जो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो एक जगह व्यवस्थित मिल जाएं, ठीक ना। तो ये पूरा क्या है, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, समझना है।